इस वीडियो में हम इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, आज डेट है 7 अगस्त 2021 और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल वोल्केनो IAS अकेडमी को सर्च करके वहां से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट न्यूज, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की रिपोर्ट आई है, जो उनकी बाई मंथली मीटिंग होती है, उसमें कुछ डाटा सामने आए हैं, उन्हीं को हम डिस्कस कर लेते हैं। इकोनॉमी से रिलेटेड ये आर्टिकल है। पहले हम जो मेजर रिजल्ट निकल करके आए उनको डिस्कस करेंगे, उसके बाद में कुछ मेजर पॉइंट्स हैं उनके बारे में बेसिक डिस्कशन करने वाले हैं। इसमें बताया गया है कि जो हमारी इन्फ्लेशन रेट है वो मैक्सिमम 6% की लिमिट तक पहुंच गई है। इसके अलावा जो रेपो रेट है उसको आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रेगुलर 7वीं बार सेम उसी तरीके से रखा है, उसमें कोई भी ज़्यादा मेजर चेंज नहीं किए हैं। इसके अलावा जो फाइनेंशियल ईयर 22 है उसके लिए जो हमारी ग्रोथ रेट है उसको डिक्लेयर कर दिया है कि 99.5% रहेगी। ओके, अब ये आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती क्या है और रेपो रेट जिसको सेम रखा गया है, इनके बारे में हम बेसिक फैक्ट्स देखेंगे। रेपो रेट वो रेट होती है जिसके ऊपर जो आरबीआई है, किसी भी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है, वो अपने यहाँ पर जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनको लोन देता है, और जो लोन देने की जो रेट है ना, जो इंटरेस्ट रेट, उसको बोलते हैं रेपो रेट। अब इन जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। 2014 में उर्जित पटेल कमेटी बनती है और वो जो कमेटी है वो रिकमेंडेशन देती है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई जाए। ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है इसमें 6 मेंबर होते हैं और 6 मेंबर्स में 3 मेंबर आरबीआई से और जो 3 मेंबर्स होते हैं उनको गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। जो भी डिस्कशन होता है, जो भी रिजल्ट निकालना होता है, वो मेजोरिटी के थ्रू डिसाइड किया जाता है। ओके, ये जो आरबीआई कमेटी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है ये एक स्टैट्यूटरी कमेटी है। स्टैट्यूटरी कमेटी है या फिर इसको इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फ्रेमवर्क के नाम से बोल सकते हो आप, और इसको आरबीआई एक्ट 1934 के तहत इसको बनाया गया था। इसके बनाने का मेन कारण ये था कि हमारी कंट्री का जो ग्रोथ का ऑब्जेक्टिव है उसको इंश्योर कर सके और साथ में जो प्राइस स्टेबिलिटी है उसको भी मेंटेन किया जा सके। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के जो चेयरपर्सन होते हैं वो हमारी आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं वो ही एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के। ओके, नेक्स्ट न्यूज है इंडिया और चाइना के बीच में, मतलब आईआर से रिलेटेड न्यूज़ है, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड। इंडिया और चाइना के बीच में डिसंगेजमेंट प्रोसीजर काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। उसी को लेकर के पहली बार इस साल के शुरुआत में जो पेंगोंग त्सो लेक है, जो इंडिया और चाइना के बीच में हमारा जो लद्दाख यूटी है वहाँ पर फैला हुआ है, इसका कुछ पार्ट यहाँ पर लद्दाख में है और कुछ पार्ट यहाँ पर तिब्बत वाला रीजन जो चाइना के अंडर आता है उसमें फैला हुआ है। तो पेंगोंग त्सो लेक जो है वो लद्दाख में है और इसके नॉर्थ बैंक और साउथ बैंक दोनों के ऊपर डिसीजन हो चुका था, डिसंगेजमेंट प्रोसीजर हो चुका था। यहाँ दोनों तरफ से इंडिया की आर्मी और चाइना की आर्मी पीछे पीछे अपने पॉइंट्स पर आ गई थी। अब जो प्रेजेंट टाइम में वो डिसीजन हुआ है वो गोगरा पोस्ट को लेकर के हुआ है। गोगरा पोस्ट पे पेट्रोलिंग पॉइंट है 17A, इसके ऊपर डिसीजन हुआ है, दोनों की आर्मी पीछे चली गई है। हॉट स्प्रिंग के ऊपर भी डिस्कशन हो रहा था लेकिन कोई डिसीजन निकल करके नहीं आया है। यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ये गालवान वैली आपको पता होगा, यहीं पर तो पिछले साल जून 2020 में मेजर कन्फ्लिक्ट हुआ था इंडिया और चाइना की आर्मी के बीच में। उसी के बाद में डिसंगेजमेंट प्रोसीजर स्टार्ट हुआ है ताकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो इंडिया और चाइना के बीच में है वहां पर रेगुलर वर्क किया जा सके। ये इस तरीके की, देखो जब फ्रिक्शन होता है ना, उससे ना सिर्फ आपके रिलेशन बिगड़ते हैं पर कि पूरे ग्लोबल लेवल पर आप देखोगे तो बहुत सारे आपको मेजर कन्फ्लिक्ट भी सहन करने पड़ते हैं। ओके, अब यहाँ पर एक वर्ड है दौलत बेग ओल्डी, ये आपको ध्यान होना चाहिए। दौलत बेग ओल्डी की अगर हम बात करें तो लद्दाख जो हमारा यूटी है उसमें दौलत बेग ओल्डी हमारी इंडियन टेरिटरी का सबसे नॉर्दर्न मोस्ट कॉर्नर है। दौलत बेग ओल्डी में 1962 का जब वॉर हो रहा था तब यहाँ पर पूरे वर्ल्ड की हाईएस्ट एयर स्ट्रिप को यहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया था। हालांकि उसके बाद में इसको छोड़ दिया गया और 2008 में जो हमारी इंडियन एयरफोर्स है उसने दोबारा से जो एयर स्ट्रिप यहाँ बनी हुई थी उसको रिवाइव्ड किया। ओके, तो ये देखो मेजर पॉइंट्स हैं, इनको लेकर के जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस तरीके का, मैप बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी आने लग गए हैं। और मैप बेस्ड क्वेश्चंस में यूपीएससी का ट्रेंड हमेशा से ये रहा है कि उन्हीं क्वेश्चंस को ज़्यादा पूछता है जिनके बारे में या तो आपके जो न्यूज़पेपर हैं उनमें बार बार वो चीज़ रिवाइव हो रही हो, या इसके अलावा यूपीएससी के जो फेवरेट पार्ट है जैसे कि मेडिटेरियन सी वाला या फिर वेस्ट एशिया वाला जो पार्ट है वो काफ़ी फेवरेट पार्ट है
यूपीएससी का, तो इनसे बार बार फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये डिसंगेजमेंट प्रोसीजर जो है इसको लेकर के प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है मैप बेस्ड। ये जो टर्म्स है ना ये काफ़ी न्यूज़ में रही हैं, तो इनकी लोकेशन पूछ लिया जाएगा किसके द्वारा, यूपीएससी के द्वारा। नेक्स्ट न्यूज, सीजीआई ने एक स्टेटमेंट दिया। सीजीआई जो है वो एक केस की सुनवाई कर रहे थे सुओ मोटो आधार पर, मतलब खुद ही उन्होंने संज्ञान में लिया कि ये केस जो है उसको सुनना चाहिए। इसको लेकर के केस क्या है, धनबाद एडिशनल सेशन जज उत्तम आनंद, उनकी डेथ हो जाती है। अब ये डेथ है, ये खुद उनकी डेथ हुई है या फिर उनकी हत्या की गई है, इसके बारे में सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस केस को सुनवाई कर रहे थे। तो उन्होंने ये बोला कि जो सीबीआई है या फिर आईबी है, मतलब सीबीआई और आईबी जो इन्वेस्टिगेशन फोर्स हैं, उनको जब भी जुडिशरी को इनकी आवश्यकता होती है तो इन्होंने कभी भी जुडिशरी की हेल्प नहीं की है। बहुत बार ऐसा होता है कि जो जुडिशियल हमारे जो जजेस होते हैं वो ऐसे केसेस को सुनते हैं जिनमें उनकी लाइफ को थ्रेटन भी मिलती है, बहुत सारे एसएमएस के थ्रू उनको धमकी दी जाती है, लेकिन जब भी उनसे मांग की जाती है तो सीबीआई और आईबी के द्वारा कोई भी उनकी हेल्प नहीं की जाती है जुडिशरी लेवल पर। इसके अलावा सीजीआई ने बोला कि एक ऐसी स्पेशल फोर्स बनाई जाए जो जुडिशरी को स्पेशल तरीके से प्रोटेक्शन दे सके। नेक्स्ट न्यूज देखो, सुप्रीम कोर्ट ने अमेजॉन और फ्यूचर ग्रुप के बीच में जो प्रॉब्लम चल रही थी उसमें अमेजॉन ग्रुप को ही अपना एक तरीके से बेनिफिट देने की कोशिश की है। सुप्रीम कोर्ट ने उसी रिजल्ट को दोबारा से रिवाइव किया है जो पिछले साल सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट है उसने जो दिया था। ठीक है, सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर ने जो रिजल्ट दिया था उसी के साथ में गया है सुप्रीम कोर्ट कि फ्यूचर ग्रुप को अपना जो पार्टीशन जो अपना पार्ट रिलायंस को बेच रहा है उससे पहले अमेजन की उन्हें सहमति चाहिए, क्योंकि अमेजन ने इनमें इन्वेस्ट कर रखा है। नेक्स्ट न्यूज, प्राइम मिनिस्टर ने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को मेजर ध्यानचंद अवार्ड में डिक्लेयर कर दिया गया है। अब ये राजीव गांधी खेल अवार्ड क्या था, अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन 4 साल से रेगुलर स्पोर्ट्स एक्टिविटी में अच्छे से उत्कृष्ट तरीके से मतलब एक्सट्रीम लेवल पर जाकर के अपना प्रदर्शन कर रहा है तब जाकर के उसको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है और अब इसको मेजर ध्यानचंद अवार्ड डिक्लेयर कर दिया गया है। कारण क्या है, कारण ये है कि ओलंपिक में लगभग 4 डेकेड्स के बाद में हमारी जो हॉकी टीम है उसने काफ़ी अच्छा मतलब उन्हें आपको प्रेजेंट किया है। हॉकी में इंडिया का काफ़ी अच्छा पास्ट रहा है, हमने ओलंपिक्स में काफ़ी गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। फर्स्ट नंबर पर हॉकी रहता था, लेकिन कुछ समय से जो हॉकी का जो एक तरीके से हॉकी जो गेम है वो काफ़ी डिटेरियोरेशन स्टेज में जा रहा था। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जब से उड़ीसा ने इन्वेस्टमेंट किया है, उड़ीसा ने सपोर्ट किया है हॉकी को, तो ना सिर्फ मैन टीम बल्कि वीमेन टीम ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया टोक्यो ओलंपिक्स में। तो उसी से प्रसन्न होते हुए जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने हॉकी के लिए लोगों में एक उत्साह बढ़े, एनकरेजमेंट बढ़े, इसीलिए जो मेजर ध्यानचंद अवार्ड है, मेजर ध्यानचंद आपको पता है हॉकी के जादूगर या फिर हॉकी विजार्ड के नाम से इनको जाना जाता था, विजार्ड हॉकी, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक तरीके से आप इनको सुपरस्टार ऑफ हॉकी बोल सकते हो, इंडियन हॉकी के सुपरस्टार बोल सकते हो मेजर ध्यानचंद को। तो उनको नाम दिया जाना एक काफ़ी अच्छा एनकरेजमेंट मिलेगा, जो भी हमारा यूथ है जो गेम्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है उसको काफ़ी ज़्यादा उत्साह मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा एनकरेजमेंट मिलेगा। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, एक सेकेंड, हाँ, सिटी पेज मतलब दिल्ली की न्यूज़ है। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक स्टेटमेंट दिया कि किसी बच्चे को ये राइट है कि वो अपना सरनेम किसका लगा सकता है, खुद का लगा सकता है, अपने पापा का लगा सकता है, मम्मी का लगा सकता है। मतलब अपनी मदर का सरनेम लगाना एक बच्चे का राइट है। आप उसके ऊपर थोप नहीं सकते कि आपको सरनेम मम्मी का लगाना है, पापा का लगाना है। ये उसके पास राइट है कि वो किसका सरनेम चूज करता है। नेक्स्ट न्यूज है, दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली के जो स्पीकर हैं उन्होंने बोला है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे GNCTD एक्ट के खिलाफ में। GNCTD जो एक्ट है इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने कोशिश की है कि दिल्ली की जो गवर्नमेंट है उसकी पावर्स को कम किया जाए और जो LG की पावर्स हैं उनको बढ़ाया जाए। मतलब
दिल्ली की जो गवर्नमेंट है, इलेक्टेड गवर्नमेंट, उसको अपने हर काम के लिए एलजी की सहमति लेना आवश्यक कर दिया गया है। तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाने की बात की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट जाया जाएगा कि हर चीज़ के लिए। अब देखो, एलजी तो ये पूछेगा कि आपने ये बुक यहाँ क्यों रखी, आपने ये फाइल यहाँ क्यों रखी, इसके लिए अप्रूवल ही नहीं लिया। तो इस तरीके से अगर आप इलेक्ट करवा रहे हो कहीं पर गवर्नमेंट और उसको अगर आप फ्रीडम ही नहीं दे रहे हो, तो फिर जो पैसा खर्च किया जा रहा है इलेक्शन में वो भी गलत है। क्योंकि आप जो लोगों की वॉइस है, लोगों ने, पीपल्स ने जिनको चुन करके भेजा है, उनकी वॉइस को आप सुनने का प्रयास ही नहीं कर रहे हो। तो ये जो एक्ट है, इसमें जो प्रेजेंट टाइम में 4 चेंजेस जो किए गए हैं वो गलत हैं। उन्हीं को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाने की बात की जा रही है। नेक्स्ट न्यूज, यहां देखिए, एक सेकेंड, हाँ देखो, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ट्राइब्यूनल को लेकर के बोला है। ट्राइब्यूनल क्या होती है कि जो हमारे कोर्ट होते हैं ना, उनके ऊपर जब केसेज की पेंडेंसी बढ़ जाती है, मतलब बर्डन क्रिएट हो जाता है, तो ट्राइब्यूनल एक ऐसा कोर्ट लेकर के आए, कोर्ट का एक टाइप मान लो, जिसमें फास्ट तरीके से जो केसेज हैं उनको सोल्व किया जाए। मतलब मतलब मान लो आप एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो केस हैं उनके लिए अलग ट्राइब्यूनल बना दिया जाए। इसके अलावा और भी किसी पॉइंट को लेकर के, जैसे पोल्यूशन को लेकर के ट्राइब्यूनल अलग बना दिया जाए। और भी जैसे केसेज हैं, जैसे डोमेस्टिक केसेज हैं, उनके लिए अलग ट्राइब्यूनल बना दिया जाए, ताकि जो कोर्ट हैं उनके ऊपर जो केसेज की जो संख्या है वो बर्डन कम क्रिएट हो और अच्छे से वर्क किया जा सके। तो इस तरीके से ट्राइब्यूनल बनाए गए थे। उसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ट्राइब्यूनल में जो वैकेंसीज हैं वो ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से जिस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए आपने ट्राइब्यूनल बनाए थे, वो उस टारगेटों को तो ट्राइब्यूनल कंप्लीट कर ही नहीं पा रहे हैं। अब ये जो ट्राइब्यूनल वर्ड है ना, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ट्राइब्यूनल जो है वो हमारा जो बेसिक जो कॉन्स्टिट्यूशन था, मतलब जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें ट्राइब्यूनल वर्ड नहीं यूज में था। बाद में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 323 पार्ट ए जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल बनाने की पावर देता है और 323 पार्ट बी जो अदर ट्राइब्यूनल्स बनाने की पावर देता है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट के पास में और पार्लियामेंट के पास में पावर है कि वो ट्राइब्यूनल बना सकते हैं। इसके अलावा आर्टिकल 262 के तहत जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि अगर रिवर्स को लेकर के इंटर स्टेट प्रॉब्लम है तो आप इस आर्टिकल के तहत भी ट्राइब्यूनल बना सकते हो। देखो, आपने देखा होगा कि कावेरी का जो डिस्प्यूट है उसको सोल्व करने के लिए इंटर स्टेट ट्राइब्यूनल बनाई गई है। तो ये हमने ट्राइब्यूनल के बारे में बेसिक फैक्ट्स को देखा। नेक्स्ट न्यूज, यहां देखिए, केरला हाईकोर्ट ने एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने बोला है कि अगर कोई मतलब हस्बैंड वाइफ हैं और उनके बीच में मैरिटल रेप, एक मतलब डाइवोर्स के लिए अगर पॉइंट की बात करें तो मैरिटल रेप को एक गुड ग्राउंड माना जा सकता है। मतलब इसके आधार पर भी अगर कोई चाहे तो डाइवोर्स ले सकता है। ये केरला हाईकोर्ट का एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट आया है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो फैमिली है, जो हस्बैंड एंड वाइफ हैं, उनमें एक दूसरे को लेकर के जो भी इक्वलिटी है वो भाव मेंटेन होगा। दोनों एक दूसरे की जो भी बॉडी को लेकर के एक दूसरे की रिस्पेक्ट है वो इंक्रीज होगी। इक्वलिटी जब मेंटेन होगी तो दोनों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो एक दूसरे का वायलेशन नहीं करेंगे और वो भी मेंटेन हो पाएंगे। नेक्स्ट न्यूज, यहाँ देखिए, ट्विटर एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है। उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में बोला कि जो भी हमने ऑफिसर्स अपने यहाँ पर अपॉइंट किए हैं, ऑफिसर्स में कंप्लायंस ऑफिसर्स, रेजिडेंट ग्रीवियंस ऑफिसर, नोडल कॉन्टैक्ट ऑफिसर्स, ये जो ऑफिसर्स हैं वो हमने नए आईटी रूल्स के अकॉर्डिंग उनको अपॉइंट किया है। नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के एक 1 मंथ के लिए प्रेसिडेंट बना है। मतलब देखो, इंडिया जो है वो प्रेजेंट टाइम में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर्स होते हैं। 15 मेंबर्स में जो 10 मेंबर्स होते हैं वो नॉन परमानेंट है और वो 2 साल के लिए उनको अपॉइंट किया जाता है। इसमें इस समय इंडिया भी उसका मेंबर है, नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी, और इस समय 1 महीने के लिए इसमें प्रेसिडेंटशिप मिलती है और इस समय इंडिया को मिली हुई है। तो इंडिया ने अफगानिस्तान जो
प्रेजेंट टाइम में अफगानिस्तान की जो सिचुएशन है वहाँ पर पीस एस्टेब्लिश करने के लिए कुछ स्टेटमेंट दिए। उन्होंने ये बोला कि देखो, अफगानिस्तान का जो पास्ट है वो उसका फ्यूचर नहीं हो सकता। इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो भी रीजनल एरियाज हैं जहाँ पर जो टेररिज्म है, जिसके लिए सुरक्षित स्थान है, उनको हमें डिसमेंटलिंग करना होगा। पाकिस्तान का नाम ना लेते हुए भी इंडिया ने कोशिश की है, पाकिस्तान की तरफ इशारा करते हुए, कि अफगानिस्तान के रीजनल बॉर्डर एरियाज में जहां पर टेररिज्म काफ़ी अच्छे से पनप रहा है, उन सबको हमें ख़त्म करना होगा। इसके अलावा जो रीजनल एरियाज हैं वहाँ पर सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म जैसी जो समस्याएं हैं वो भी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो अफगानिस्तान को लेकर के इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट आया कि हमें कोशिश की जानी चाहिए कि जो भी रीजनल कंट्रीज़ हैं वो मिल करके यहाँ पर वर्क करें, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाए जो अफगानिस्तान को बेटर पीस एस्टेब्लिशमेंट के लिए वर्क कर सके। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इनके लिए हम वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, एक्सप्लेन पेज पर 2 न्यूज़ आई हैं। फर्स्ट जो न्यूज़ है वो मेजर ध्यानचंद को लेकर के ही है कि इंडियन स्पोर्ट में जो उनका इम्पोर्टेंस है उसके बारे में बात की गई है। 1926 में जो मेजर ध्यानचंद है, 1928 से उन्होंने जो इंडिया का ओलंपिक्स है उसमें खेला, और 1936 मतलब 3 ओलंपिक उन्होंने इंडिया की तरफ से खेले। उस समय खेला। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है जब हमारे ऊपर ब्रिटिश रूल था, मतलब जब हम लोग ब्रिटिश लोगों से डरते थे, उस समय मेजर ध्यानचंद ने बिल्कुल ब्रेवली जो ओलंपिक्स हैं उनमें अच्छे से परफॉर्म किया था और इंडिया ने इनमें गोल्ड मेडल हासिल किया था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है। तो सबसे पहला तो उनके जो प्रेजेंस थी वो किस समय थी ये उनको इम्पोर्टेंस बनाती है, और उसके बाद में उन्होंने इतना अच्छे तरीके से खेला कि इंडिया को हॉकी में उन्होंने लीड दिलवाया। ओके, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात हो जाती है। अब देखो, प्रेजेंट टाइम में जो ये नाम चेंज किया गया है वो एक तरीके से हॉकी का जो हमारा अतीत रहा है उसको रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो हमारे फ्यूचर जनरेशन है वो अट्रैक्ट हो रही हैं हॉकी की तरफ, तो उन्हें पता चले कि हमारा इतिहास क्या रहा है। और जब उनको मेजर ध्यानचंद के बारे में पता चलेगा तभी हमें समझ में आएगा कि हॉकी में हम लीडर थे, हम फर्स्ट नंबर पर थे। हालांकि कुछ समय के बाद में कुछ प्रॉब्लम्स हुई जिसकी वजह से इंडिया ने हॉकी में काफ़ी बुरा प्रदर्शन भी किया, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो ओलंपिक्स में इंडिया का अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला वो काफ़ी हमारे पास्ट को रिवाइवल करने वाले मूवमेंट है। अब मेजर ध्यानचंद को ये रिकॉग्निशन जो दी गई है, इससे पहले भी 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद का बर्थडे आता है और उस बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में। इससे क्या होगा, जो हमारे फ्यूचर, देखो जो हमारी जनरेशन है उसको पता चलेगा जब हमारे अतीत के बारे में, और पता चलेगा तो इससे क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन होने से जो हमारे ओलंपिक्स है उनमें हमारा जो भी प्रदर्शन है, जो भी हमारा रिप्रेजेंटेशन है वो काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट होगा। तो ये अच्छा गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। नेक्स्ट न्यूज है, यहाँ पर देखो जो हमारी पार्लियामेंट का मानसून सेशन चल रहा है उसमें IMD इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा जो भी रिसर्च किया गया उसको लेकर के स्टेटमेंट दिया गया कि प्रेजेंट टाइम में पिछले 50 ईयर्स की अगर स्टडी करें तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इसका मेन कारण बताया गया कि टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब टेम्परेचर ये तो है नहीं कि सिर्फ इंडिया का बढ़ रहा है, पूरे वर्ल्ड का बढ़ रहा है। इसी वजह से जो एक्सट्रीम प्रेजेंट टाइम में आपको बहुत सारे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स देखने को मिल रहे होंगे। अब इस आर्टिकल में ये भी बोला गया है कि नॉर्थ इंडियन ओशन जो है, जिसके पार्ट है बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी, दोनों का अगर हम कंपैरिजन करो तो अरेबियन सी में जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं। मतलब साइक्लोन जैसी प्रॉब्लम या और भी जो अदर प्रॉब्लम्स हैं वो दोनों में हो रही है, बे ऑफ बंगाल में भी हो रही हैं और अरेबियन सी में भी हो रही हैं। लेकिन अगर आप सीवियर या हायर इंटेंसिटी की बात करो तो उसका ज़्यादा नुकसान हो रहा है अरेबियन सी वाले रीजन में। अब इससे क्या होता है, जब एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होते हैं तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जो लोग हैं उनकी लाइव्स को नुकसान होता है, उनका जीवन खतरे में गिरता है, प्रॉपर्टी को नुकसान होता है। इसके अलावा और भी एडवर्सिटी क्रिएट होती हैं, जैसे कि वल्नरेबल जो कम्युनिटीज़ हैं उनकी लाइवलीहुड्स को खतरा उत्पन्न होता है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे तुकाते 2021 में, इसके अलावा अम्फान 2020 में, तितली 2018 में और नीलम 2012 में ये साइक्लोन आए और इसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ। तो ये जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं इनको आप क्लाइमेट चेंज से
कनेक्शन कर सकते हो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रही है। नेक्स्ट एंड लास्ट एक्सप्लेन पेज पर न्यूज़ है कि इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ने जो अपनी 6th असेसमेंट रिपोर्ट है वो सोमवार को सौंपी है, उन्होंने रिलीज़ की है। अब तक वो अपनी 5 रिपोर्ट्स प्रेजेंट कर चुके हैं। अब ये जो IPCC है, इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट पब्लिश की है ना, उससे पहले हम कुछ देख लेते हैं कि प्रेजेंट टाइम में आपको बहुत ज़्यादा यूरोप में और चाइना में एक्सट्रीम अनएक्सपेक्टेड फ्लड्स देखने को मिल रही है। इसके अलावा जो US है वहाँ पर हीट वेव्स देखने को मिल रही हैं। साइबेरिया टर्की वाला जो रीजन है वहाँ पर डेडली फायर्स देखने को मिल रही हैं, ग्रीस वाले रीजन में। ये सारी चीज़ें क्या हैं, इनको आप रिलेट कर सकते हो कि क्लाइमेट चेंज जब हो रहा है जिसकी वजह से एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स क्रिएट हो रहे हैं, और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स क्रिएट होने की वजह से ही ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं। तो जेनेवा बेस्ड इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, उन्होंने अपनी 6th असेसमेंट रिपोर्ट को पब्लिश किया है, और इसमें उन्होंने बताया है कि किस किस प्रॉब्लम के ऊपर किन किन कारणों की वजह से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। उन्होंने अपनी 6th असेसमेंट रिपोर्ट में जो प्रेजेंट टाइम में लेटेस्ट साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग द क्लाइमेट सिस्टम को रिजल्ट करके ये रिपोर्ट को पब्लिश किया है, एंड हाउ एंड वाई इट is it changing and the impact of human activities on his process। इस प्रोसेस के ऊपर ह्यूमन एक्टिविटीज़ का क्या प्रभाव पड़ रहा है और क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। दूसरा, उन्होंने अपनी असेसमेंट रिपोर्ट में ध्यान दिया है द सेकंड एंड थर्ड पार्ट ऑफ द रिपोर्ट। पहला पार्ट में तो उन्होंने क्या दिया है कि प्रेजेंट टाइम में ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से क्लाइमेट चेंज में किस तरीके से फर्क पड़ रहा है। दूसरा, उन्होंने ध्यान दिया है कि विद द एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, फ्यूचर में इसका क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा, इसके बारे में भी उन्होंने फोकस किया है। ये जो असेसमेंट रिपोर्ट की बात करें तो IPCC ने अब तक अपनी 5 रिपोर्ट पब्लिश कर चुका है। पहली जो रिपोर्ट है वो 1990 में उनकी आई थी। इसमें उन्होंने ग्रीन हाउस गैस को एमिशन जो है उसको रिजल्ट के बारे में बताया था। इसके अलावा उन्होंने बोला था कि जो अर्थ का टेम्परेचर है वो 100 साल में 0.3 डिग्री से 0.6 डिग्री तक बढ़ जाएगा। अब ये फर्स्ट रिपोर्ट आई, उसके बाद में डिसीजन लिया गया 1992 में UNFCCC जो है उसको फॉर्म किया गया, इसके लिए नेगोशिएशंस स्टार्ट हुई। तो देखो IPCC की जो रिपोर्ट है ना उससे कुछ ना कुछ रिजल्ट देखने को मिला। सेकेंड रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो 1995 में आई, और इसके बाद में जो क्योटो प्रोटोकॉल है 1997 में उसके लिए बातचीत करना स्टार्ट हुई। थर्ड रिपोर्ट आती है 2001 में, और इसमें डिस्कशन होता है कि जो सी लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, टेम्परेचर जो है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसमें सजेस्ट किया गया कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उसकी वजह से प्रेजेंट टाइम में काफ़ी प्रॉब्लम होने लग गई है। फोर्थ रिपोर्ट आती है 2007 में, और इसके बाद में ये जो फोर्थ रिपोर्ट आई ना, इसके बाद में जो IPCC है उसको नोबेल पीस प्राइज मिलता है 2007 का। इसके बाद में 2014 में नहीं, ये जो फोर्थ रिपोर्ट आई इसके बाद में कोपेनहेगन क्लाइमेट जो मीटिंग है वो हुई थी, और फिफ्थ रिपोर्ट जो आई 2014 में, उसके बाद में पेरिस एग्रीमेंट 2015 साइंटिफिक बेसिस के आधार पर ये नेगोशिएशंस हुई थी। अब देखो प्रेजेंट टाइम में जो रिपोर्ट आई है उसमें उन्होंने किस किस के ऊपर फोकस किया है। उन्होंने फोकस किया है क्लाइमेट चेंज में रीजनल फोकस, मतलब पहले तो ओवरऑल क्लाइमेट चेंज क्या फर्क पड़ रहा है उसके ऊपर ध्यान दिया जाता था, लेकिन इस बार रीजनल फोकस किया गया है, मतलब बे ऑफ बंगाल में कितना वाटर जो लेवल जो है वो बढ़ रहा है उसके ऊपर फोकस किया गया है। इस तरीके से आप एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हो। एक्सट्रीम इवेंट्स की बात की गई है, मतलब पहले ओवरऑल बात की जाती थी, अब एक्सट्रीम इवेंट्स की बात की गई है, जैसे साइक्लोन बढ़ रहे हैं, हीट वेव्स बढ़ रही हैं, इसके अलावा जो वाइल्ड फायर्स हैं वो बढ़ रही हैं। इन इश्यूज के बारे में अलग अलग बात की गई है। सिटीज़ के बारे में बात की गई है कि जो डेंसली पॉपुलेटेड मेगा सिटीज़ वाला एरिया है वहाँ पर काफ़ी क्लाइमेट चेंज के वनरेबल इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा सिनर्जीज़ की बात की है, उन्होंने ये कोशिश की है कि ये जो सिचुएशन है उसको हम समझेंगे और सभी मिलकर के इस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे, सभी कंट्रीज इसको मिटिगेट करने की कोशिश करेंगी। अब ये जो रिपोर्ट आई है इससे क्या होगा, हमने जो 5 रिपोर्ट हैं उनमें देखा कि जब भी रिपोर्ट आई उसके बाद में कुछ ना कुछ क्लाइमेट चेंज को लेकर के अच्छा कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन बना, कोई ना कोई मीटिंग हुई और उससे कुछ ना कुछ डिस्कशन हुआ।
सेम इसी तरीके से बोला जा रहा है कि क्योटो प्रोटोकॉल जो है उसके बाद में, क्योटो प्रोटोकॉल के बाद में अगर हम बात करें तो जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है वो अभी इम्प्लीमेंट हुआ है और इसके बाद में हो सकता है कि प्रेजेंट टाइम में हम और ज़्यादा कोशिश करें और ज़्यादा इसके ऊपर डिस्कशन किया जाए। तो उसके लिए ये जो आईपीसीसी की जो रिपोर्ट है वो हमारे लिए बेसिक फाउंडेशन का वर्क कर सकती है। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।